नए साल पर योगी आदित्यनाथ का पहला टारगेट क्या है? योगी के लिए 2025 क्यों बेहद जरूरी है? 2025 में ही कैसे 2027 की जीत की स्क्रिप्ट लिखी जानी है? योगी के सामने 2025 में एक साथ 3 बड़े चैलेंज है: संभल, महाकुंभ और मिल्कीपुर। इन तीनों के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या तैयारी की है? 2024 में ही योगी का 2027 तक का फॉरवर्ड प्लान क्या है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ का कितना काम हो गया? योगी का कितना काम अभी बाकी है? संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। योगी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और उसका टेस्ट 2025 में होने वाला है। प्रयागराज में होने वाला 45 दिनों का महाकुंभ, 45 करोड़ हिंदुओं का जुटान, मिल्कीपुर उपचुनाव, 2027 की तैयारी, पेपर लीक मुक्त परीक्षा, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, काशी, मथुरा और संभल। योगी का टारगेट बड़ा है तो तैयारी उससे भी बड़ी है। सुशासन और सनातन के डबल डोज के जरिए योगी 2025 में ही 2027 का किला फतह करने की तैयारी करने वाले हैं। बीजेपी के लिए यूपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। अयोध्या के बाद हिंदुत्व के सारे बड़े प्रयोग यूपी में हो रहे हैं और इस प्रयोगशाला के इंचार्ज हैं योगी आदित्यनाथ। योगी हिंदुत्व का झंडा उठाकर सबसे आगे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, ये भी समझिए। ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। योगी की लिस्ट में पहला नाम संभल का है, क्योंकि संभल से हिंदू आस्था जुड़ी है। संभल में ही भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं। 2025 शुरू होते ही 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ में 45 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी के सामने तीसरा चैलेंज मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव है। फैजाबाद में बीजेपी की हार के बाद जो इकोसिस्टम योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहा था, उसका जवाब मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत से मिल सकता है। योगी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि यूपी में एक के बाद एक विपक्ष के मजबूत गढ़ों को भी गिराते जा रहे हैं। पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ध्वस्त किया, फिर आजम खान और एसटी हसन के किले को गिराया। अब संभल में जियाउर रहमान बर्ग को करंट लगने वाला है। 65% मुस्लिम आबादी वाले कुंदरकी में जीत के बाद योगी के टारगेट पर वो सीटें हैं जहां अभी तक कमल नहीं खिल पाया है। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। योगी संभल में हिंदू उत्पीड़न का मॉडल पूरे यूपी तक पहुंचाने में जुटे हैं। यूपी के 80% हिंदुओं को समझा रहे हैं, बटोगे तो संभल जैसे ही कटोगे। करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है।
फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा संभल की हो रही है, क्योंकि संभल की मस्जिद के साथ धार्मिक और सियासी चैप्टर भी जुड़ गया है। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वालों को यहाँ वोट की नई फसल दिख रही है। 1 महीने पहले तक जिस संभल की बात नहीं होती थी, हिंदुओं के कत्लेआम और पलायन का जिक्र तक नहीं होता था, आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सिर्फ संभल ही हो रहा है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल में एक के बाद एक सनातन के प्रतीक मिलते जा रहे हैं। ऐसे मंदिर मिले हैं जो पिछले 46 साल से बंद है, क्योंकि 1978 के दंगों के बाद संभल के इन मोहल्लों में हिंदुओं का पलायन हो गया था। लेकिन योगी सरकार सनातन के उन सबूतों को सबके सामने ला रही है, जिसे दंगाइयों ने सालों पहले जमीन में दफन कर दिया था। उन्नीस से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ का नेक्स्ट टारगेट 2027 है, लेकिन 2027 के लक्ष्य तक पहुंचने के कई पड़ाव हैं। पहला पड़ाव 2025 के शुरू होते ही आने वाला है। प्रयागराज में 13 जनवरी से हिंदुत्व का सबसे बड़ा मेला लगेगा। देश दुनिया से 45 करोड़ हिंदू आस्था के सबसे बड़े महापर्व में शामिल होंगे, यानी हर तीसरा हिंदू महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाला है। इस बार महाकुंभ को डिजिटल कुंभ के तौर पर मनाने की तैयारी है। योगी सरकार ने इस कुंभ में ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। योगी आदित्यनाथ ने जिस लेवल पर महाकुंभ की तैयारी की है, उसे देखकर प्रधानमंत्री भी अभिभूत हैं। 6 साल पहले प्रयागराज में अर्धकुंभ हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने उसका लेवल भी इतना ग्रैंड कर दिया था कि पहले के सारे महाकुंभ फीके लगने लगे थे, और उसका इम्पैक्ट योगी आदित्यनाथ को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था। महाकुंभ में सिर्फ आस्था और सनातन संस्कृति की झलक ही नहीं दिखेगी, यहीं से अगले 10 साल का सियासी समीकरण बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार शंकराचार्य, अखाड़े और उनसे जुड़े संत ही शामिल नहीं होंगे। महाकुंभ में कर्नाटक, तमिलनाडु, आदिवासी, नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों से जुड़े संत भी आएंगे। यूपी के हर शहर, कस्बे और गांव से हिंदू महाकुंभ में आएंगे, और जब ये घर लौट कर जाएंगे तो उन लोगों को भी महाकुंभ का वैभव बताएंगे जो प्रयागराज नहीं पहुंच पाए होंगे। और जब वो 2027 में वोट डालने जाएंगे तो महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता उसे जरूर याद आएगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक समागम भी होगा। सबसे बड़ा समागम भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा समागम भी होगा। इतना बड़ा समागम होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा, और आर्थिक समृद्धि की भी एक बेहतर रोड मैप को आगे बढ़ाने का भी वह मार्गदर्शक हो। 2025 में योगी के सामने सबसे बड़ा सियासी चैलेंज मिल्कीपुर में है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की सियासत में नए नैरेटिव गढ़े गए, नए इक्वेशन सेट किए गए, नए परसेप्शन भी सेट हुए। India is run by, should be superseded by this book. वोट के लिए जाति वाला नैरेटिव भी बनाया गया, नारों के जवाब में नारे भी गढ़े गए, परसेप्शन की काट धार
विजुअल थ्योरी से निकाली गई, एग्जाम्पल और सैंपल सेट किए गए। अब इसका टेस्ट मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते थे। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसकी वजह से 2024 के उपचुनाव में मिल्कीपुर में वोटिंग नहीं हो पाई। मिल्कीपुर सीट के रिजल्ट का योगी सरकार पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में मिल्कीपुर का रोल काफी अहम होगा। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट हारने के बाद जो इकोसिस्टम योगी के खिलाफ एक्टिव हो गया था, मिल्कीपुर के परिणाम से उस पर ब्रेक लग जाएगा। योगी मिल्कीपुर जीत गए तो ये साबित हो जाएगा कि जातियों में बटे हिंदू के एकजुट होने वाला नैरेटिव कोई तुक्का नहीं था। हालांकि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं रही है। मिल्कीपुर में 1993 में विधानसभा और बाई इलेक्शन मिलाकर 9 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ बीजेपी को सिर्फ एक बार ही जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से 6 बार विधानसभा पहुँचा। मिल्कीपुर का सामाजिक समीकरण ऐसा है जिसकी वजह से ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए आसान हो जाती है। मिल्कीपुर में 60,000 ब्राह्मण, 60,000 पासी, 55,000 यादव, 30,000 मुस्लिम और 25,000 राजपूत वोटर हैं। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं। 60,000 पासी, 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं जिससे समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल हो जाता है। यूपी में 2024 की सेकंड फाइट में जातियों में बटा हिंदू यूनाइट हो गया। मिल्कीपुर जीतने के लिए योगी को 2025 में इस इक्वेशन को और टाइट करना होगा। भैया बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर। यही लॉ एंड ऑर्डर योगी के मिशन 2027 को रफ्तार देगा। योगी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। योगी राज के 7.5 साल में माफिया मिट्टी में मिल गए, जो बचे वो जेल चले गए और कुछ अंडरग्राउंड हो गए। पिछले 7 साल के भीतर यूपी में 12,964 इनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 207 अपराधी मारे गए और 1,601 घायल हो गए, जबकि 27,117 क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। जिस यूपी में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं, अब वही आधी आबादी पहले की तुलना में अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। 2025 में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी पिक्चर होगी, उसका ट्रेलर 2024 में ही दिख रहा है। 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर के बीच विमेन पावर लाइन पर 4,18,504 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें 4,09,912 शिकायतों को यूपी पुलिस ने सॉल्व कर दिया। यानी महिलाओं से जुड़े 97.95% केस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 2017 में दहेज हत्या के 2524 मामले थे, जो 2024 आते आते 1418 हो गए। पॉक्सो एक्ट में 2017 की तुलना में 4 गुना ज्यादा यानी 2440 लोगों को सजा हुई। क्राइम रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में काफी कमी आई है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी यूपी ने रफ्तार पकड़ ली। यूपी से दूर जा चुके इन्वेस्टर्स वापस लौटने लगे। अखिलेश सरकार के दौरान यानी 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी 12,75,141 करोड़ रुपए की थी। 2024-25 में जीएसडीपी 24,99,076 करोड़ तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2025 में इसे 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यूपी देश के 6 राज्यों से पीछे है, लेकिन 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय 50,203 रुपए थी, योगी सरकार में बढ़कर 94,514 रुपए हो गई है। सरकार ने 2027 तक यूपी में 120 लाख करोड़ रुपए निवेश कराने का टारगेट सेट किया है। इस निवेश से यूपी की अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ही, बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर भी खुलेंगे।
योगी आदित्यनाथ जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो युवाओं के बिना नहीं पूरा होने वाला। यूपी में पेपर लीक और बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। योगी सरकार ने इसको लेकर जो पहल 2024 में शुरू की है उसका पहला नतीजा 2025 में देखने को मिलेगा। पेपर लीक करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ नया कानून बनाया गया और उसके बाद सितंबर महीने में दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा यूपी में हुई। परीक्षा के दौरान इतनी सख्ती बरती गई कि 63 लाख में से 16 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। योगी सरकार ने पूरे देश के सामने परीक्षा का एक नया मॉडल पेश किया। 60,000 से अधिक पदों के लिए हुई परीक्षा 5 दिन चली, लेकिन कहीं से किसी गड़बड़ी की खबर नहीं आई। अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी चल रही है। 2025 में यूपी पुलिस को 60,000 से अधिक जवान मिलेंगे जो पूरी पारदर्शिता के साथ चुन कर आएंगे। अभी पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित करने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के सरकारी जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हो सकें और उनमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। पिछले 7.5 साल में 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। यूपी में 2017 के बीच बेरोजगारी दर 19% से ज्यादा थी, जो 2024 खत्म होते होते 2.4% तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक यूपी में 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप तैयार किया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ से ही हो जाएगी। योगी सरकार 45,000 युवाओं को महाकुंभ मेले में रोजगार देने जा रही है। इसके अलावा पहले से ही योगी सरकार यूपी के हर जिले में रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार दे रही है। योगी आदित्यनाथ खुद जिलों में जाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा उठाया था, लेकिन यूपी में जिस तरह से ओबीसी और दलितों को रोजगार में हिस्सेदारी मिली है, उससे साफ है कि विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही था। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है।